हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। ये दो चीज़ों के बारे में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक इरेगुलर नेटवर्क से बनी हुई चैनल्स हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो चैनल्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इनकी शेप जो है इरेगुलर शेप होती है और मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखेंगे। शेप इरेगुलर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एंड इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। सेकंड इसकी बात हम समझें, दैट इज ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इनको देखा नहीं जा सकता। थर्ड वन, इनके साथ में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कुछ राइबोसोम्स भी अटैच रहते हैं तो उसकी सरफेस थोड़ी सी रफ हो जाती है और इसलिए इस टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज समटाइम कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस वजह से कहा जाता है। तो इसका रीजन है राइबोसोम्स। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं, बीट पॉइंट के उसके ऊपर ऐसे कहीं भी राइबोसोम्स अगर सिचुएटेड होते हैं तो ऐसे में इस रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद if ribosomes are not present on endoplasmic reticulum, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ऐसे में उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों अलग अलग हैं और डिफरेंस जो है वो सिर्फ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स का है। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच्ड हैं देन इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके फंक्शंस डिफरेंट हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर एब्सेंट हैं तो ऐसी रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो आप सिस्टर्नी देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डिंग, बहुत सारे फोल्डेड आपको यहाँ पे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो फोल्ड के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, दीज आर द राइबोसोम्स। इनको राइबोसोम्स कहते हैं और इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी साइड में यहाँ देखिए, यहाँ पर राइबोसोम्स जो है सरफेस पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्टर्नी और सिस्टर्नल प्लेस, इन बिटवीन का जो प्लेस है, ये बीच फोल्डेड है और इनके थ्रू जो बहुत सारे मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। इसके फंक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को देखें तो सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शनिंग करना होता है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये प्रोवाइड करती है स्पेस फॉर द राइबोसोम्स और राइबोसोम्स अपना काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, और राइबोसोम्स को ही प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल में।
सेकंड थिंग, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल या हम कहें लिपिड मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट या हम कहें लिपिड मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में या मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। थर्ड, जो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है उसके बीच में सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। डिफरेंट सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें जो सब्सटेंस है उनमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करने में हेल्प करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग जो ड्रग्स हैं या पॉइजन्स हैं उनको भी सिंथेसिस करने में, बॉडी से बाहर निकालने में इसमें हेल्प करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्टली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के स्ट्रक्चर यानी कि स्केलेटन सिस्टम के रूप में भी काम करती है। इसकी वजह से सेल की प्रॉपर शेप एंड साइज बनी रहती है और ये स्केलेटन के फॉर्म में काम करती है। तो ये कुछ फंक्शन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला काम प्रोटीन सिंथेसिस का, सेकंड फंक्शन फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चरिंग का काम है, थर्ड फंक्शन है प्रोटीन और कुछ और सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करना, फोर्थ फंक्शन है कि बहुत सारे जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं और डिटॉक्सिफाइंग जो बहुत सारे ड्रग्स हैं उनका सिंथेसिस करने का काम है, एंड द लास्ट वन, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज ए स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल। तो ये स्केलेटन ऑफ सिस्टम ऑफ सेल के रूप में काम करती है। तो ये कुछ फंक्शन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस के नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन या मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, और यही जो है वो सेल के बहुत सारे फंक्शंस में, इंपॉर्टेंट फंक्शन में काम करती है। इसके अलावा इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन सिंथेसिस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और जो फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइजिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, वो सभी हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजेनेसिस। अगर सिंपली कहें तो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये इसके फंक्शन थे। सेकंड, जो सेल ऑर्गेनेल्स हम यहां डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज गोल्गी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखेंगे आप सभी। ये गोल्जी एपरेटस जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि जो मेम्ब्रेन है इनकी वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में या वेसाइकल या सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग इज दे आर यूजुअली सीन एग्रीगेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास कलेक्ट हुए या इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। एंड थर्ड फोर्थ वन इज प्लांट्स में देखिए ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहते हैं, अनकनेक्टेड रहते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड और अनकनेक्टेड चैनल के फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स, उस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस डिक्टियोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको दोनों को डिफरेंस में भी हम लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, अब एब्सेंट रहता है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। यहां पर आप इसका स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। हमने देखा सिस्टम,
इस सिस्टम के फॉर्म में बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं यहाँ पर। इन फोल्डिंग के थ्रू ये ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। राइट हैंड साइड में एक और यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल चारों तरफ आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ पॉलीसैकेराइड्स के सिंथेसाइज में हेल्प करती है, और ये जो सिंथेसाइजेशन होगा ये सिंपल शुगर से होता है। तो गोल्जी बॉडी जो है सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड के फॉर्मेशन में या सिंथेसाइजेशन में हेल्प करती है। सेकंड थिंग, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं। थर्ड थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व रहती हैं और उसमें हेल्प करती हैं। फोर्थ इज जो लाइसोसोम्स हैं उनका फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज बाय बडिंग। जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, जैसे अमीबा में हाइड्रा में बडिंग होती है, यीस्ट में बडिंग होती है, तो यीस्ट की बडिंग की तरह ही यहाँ लाइसोसोम भी जो है बडिंग के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है उनका। एंड लास्ट वन, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द सेल। सेल के अंदर सब्सटेंस के सीक्रेशन और सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गोल्जी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ इसके फंक्शन थे। पहले हम कहें तो सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड को फॉर्मेशन करना, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में, और लास्ट वन इज सीक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना सेल में। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए। टेक केयर, बाय।